नमस्कार विद्यार्थियों। हम मौर्यकाल के बारे में पढ़ रहे थे और मौर्यकालीन शासकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। किस प्रकार से शासन चलता था, समाज की स्थिति क्या थी, क्या कर व्यवस्थाएं थी, किस प्रकार पैसा आता था, तो ये सब प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। हमें पता है कि मौर्यकाल प्राचीन भारत का एक केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा प्रशासन था कि जिसे हम आज भी अनुकरणीय मानते हैं। अर्थशास्त्र मौर्यों की प्रशासनिक व राजनीतिक संरचना व स्वरूप को ज्ञात करने का एक महत्वपूर्ण साधन या स्रोत है। यह राजा की शक्ति, केंद्रीकरण व निरंकुश शक्ति पर बल देता है। अर्थशास्त्र में राजा की योग्यता भी निर्धारित की गई है। वह उच्च कुल वीर होना चाहिए, साहसी, दूरदर्शी व विपत्ति में विचलित न होने वाला तथा अस्त्र शस्त्र में निपुण व्यक्ति ही शासक हो सकता है, ऐसा अर्थशास्त्र में कहा गया है, लिखा गया है। और कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें स्वामी या राजा, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, मित्र और सातवां तत्व है सेना या दंड। चाणक्य ने आठवां तत्व शत्रु को माना है। मंत्री परिषद चाणक्य के अनुसार जिस प्रकार रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, उसी तरह बिना मंत्रियों के शासन चलाना भी मुश्किल है। आज भी हम देखते हैं कि जो शासन चलता है उसमें पूरा एक मंत्री परिषद होता है। थोड़ा बहुत स्वरूप बदल गया होगा प्राचीन काल से, लेकिन शासन उसी प्रकार से चलता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की शासन प्रणाली प्राचीन व्यवस्था में रही होंगी। आज भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री एक मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, राज्यों में मुख्यमंत्री एक मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार प्राचीन काल में भी ये व्यवस्था रही। इनके अतिरिक्त मौर्य प्रशासन की एक अन्य विशेषता विस्तृत नौकरशाही के अस्तित्व का होना है, जिसमें पद सोपान क्रम भी दिया गया है। आज भी आप देखते हैं कि बिना नौकरशाही के शासन चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और प्रशासन को चलाने के लिए या शासन को चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों की सख्त ज़रूरत होती है। उनके आधार पर ही कार्य चलते हैं। उस समय संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया था, जिसमें उत्तरापथ नंबर 1, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, नंबर 2 अवंतिका, उसकी राजधानी थी उज्जैन, और नंबर 3 कलिंग, उसकी राजधानी थी तौसली, और नंबर 4 दक्षिणापथ, उसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी, और नंबर 5 प्राच्य या प्रासी, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इन प्रांतों का दायित्व राज्यपालों के पास था, जिन्हें 12,000 वार्षिक पण दिया जाता था। प्रशासन में सबसे ऊपर प्रांत थे, उसके प्रमुख को राज्यपाल कहा जाता था। उसके बाद मंडल, उसके प्रमुख को प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहा जाता था। उसके बाद आता था विषय या आहार, जिसे जिला कहा जाता था, वहाँ का प्रमुख होता था रज्जुक। उसके बाद 800 गाँवों का समूह होता था स्थानीय। फिर द्रोणमुख 400 गाँवों का समूह। उसके बाद खारवटिक 200 गाँवों का समूह। उसके बाद संग्रहण 100 गाँवों का समूह। और अंत में सबसे प्रशासन की सबसे निचली इकाई थी ग्राम, जो कि आज भी हम देखते हैं ग्राम प्रशासन की सबसे निचली इकाई है। गांव और जिलों के बीच की कड़ी का कार्य गोप और स्थानिक नामक अधिकारी करते थे।
अब आते हैं हम नगर प्रशासन पर। मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका में नगर प्रशासन का उल्लेख जरूर हुआ है दोनों में ही, लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका में नगर प्रशासन का उल्लेख एक विस्तृत रूप में हुआ है। मेगास्थनीज की इंडिका नगर प्रशासन का आकर्षक उल्लेख करती है, जहां वह नगर के अधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई तथा जिले के अधिकारियों को एग्रोनोमोई कहता है। कौन कहता है? मेगास्थनीज। नगर अधिकारियों के पास सिंचाई व्यवस्था व सड़क मार्गों के प्रबंधन का भी दायित्व था। पाटलिपुत्र के नगर का प्रशासन को 30 सदस्यों के बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता था। इसके लिए 6 समितियां बनाई गई थी, इसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। जो 6 समितियां थीं उनके कार्य अलग अलग बटे हुए थे। इसमें नंबर 1 प्रथम समिति उद्योग व शिल्प से संबंधित थी। दूसरी समिति विदेशी संबंधों के संबंध में थी। तीसरी समिति जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित थी। चौथी समिति माप तोल व्यापार व वाणिज्य से संबंधित थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करती थी और छठी थी बिक्री कर से संबंधित। उल्लेखनीय यह है कि अर्थशास्त्र में सीमित रूप में नगर प्रशासन का उल्लेख तो है, किंतु बोर्डों व समितियों की चर्चा नहीं है। जब तक श्री राधा। अब आते हैं हम ग्राम प्रशासन पर। अर्थशास्त्र में ग्राम वृद्धि परिषद का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन का संचालन ग्रामणी द्वारा होता था, जो ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित किया जाता था, परंतु इनका वेतन राज्य नहीं देता था। जब तक महास्थान व सौहाग्रह के अभिलेखों से कोष्ठाकार निर्माण की सूचना मिलती है। संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल के समय यहीं से अनाज वितरण गांवों को किया होगा। इंडिका में भारत में अकाल नहीं पड़ने का उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये थे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतीय प्रशासन और ग्राम प्रशासन। न्याय व्यवस्था और सागरिक व्यवस्था हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।